क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डीपीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बार सारे बच्चे जो भी क्वेश्चन करके आए हैं रेज हैंड करके बताइए। जो बच्चे क्वेश्चन डीपीपी के सॉल्व करके आए हैं रेज हैंड करके बताएंगे मुझे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सॉल्व दी क्वेश्चन व्हिच आई प्रोवाइडेड यू ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए फिर उन्हीं को डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले इनको एक बार फटाफट डिस्कशन दे देते हैं और फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। मेरे पास T1 एंड T2 टेम्परेचर है, ठीक है। T1 की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस माइनस 0.5 और इसकी वैल्यू दे रखी है 50 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है। चलिए तो ये मेरे को यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है T1 एंड T2 की। जब ऐड करूंगा T1 प्लस T2 तब आ जाएगा आंसर 70 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि देखिए ऐड किया तो T1 T2 तो ऐड हो ही गए, साथ ही साथ इनके एरर्स भी साथ में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब T1 माइनस T2 करूंगा तो क्या होगा? जब T1 माइनस T2 करूंगा तो अपन T2 माइनस T1 करते हैं। T2 माइनस T1 दिस विल बिकम 50 माइनस 20 30 आंसर आ जाएगा। और एरर्स क्या होते हैं? एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। मैंने बेटा बताया था एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, हमेशा और हमेशा ऐड हो जाएंगे। तो ये प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ इज, क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। विड्थ की वैल्यू दे रखी है 6.8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। इसने बोला पहले तो निकालो एरिया। एरिया तो लेंथ इंटू विड्थ से आ जाएगा। कैसे? 11.4 इंटू 6.8, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे एरिया निकल के आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है एरर इन एरिया निकालिए, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब पूछ रहा है एरर इन एरिया निकालो, तो डेल्टा ए बाय ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। डेल्टा एल कितना? 0.2, एल कितना? 11.4, डेल्टा बी कितना? 0.4, बी कितना? 6.8। तो एरिया से अंदर एरर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू एरिया। दिस विल बी द एरर इन एरिया। चलो बच्चों यहाँ तक अगर समझ में आया तो हैंड रेज करके बताइए फटाफट। कैमरा को ओपन करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरीके से बेटा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे कि किसी ना किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। मैंने जानबूझ के इसमें आपको कुछ इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन, लेकिन बाकी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। जानबूझ के मैंने आपको इसमें ऑप्शंस को प्रोवाइड नहीं किया है। मैं चाहता था आप खुद ही इसका आंसर निकालें, खुद ही इसको सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट अपन को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट अपन को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि भाई जो एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर इन मास है वो तो है 3% एंड परसेंटेज एरर इन लेंथ जो है वो तो है 4%, ठीक है। भाई लेंथ में परसेंटेज एरर या फिर बोले लेंथ ऑफ क्यूब में परसेंटेज एरर 4% है और परसेंटेज एरर मास में है 3%। अरे बात समझ में? परसेंटेज एरर मास में कितना है? 3%। चलिए इस तरीके से अपन इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में पूछ रहा है आप बताइए परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना होगा। चलिए डेंसिटी निकालते हैं। फॉर्मूला कहता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को ऐसा ही रख दो, वॉल्यूम को एल क्यूब कर दो। अब देखिए ध्यान से, ये बनेगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी will be equal to percentage error in mass divided by mass plus 3 times delta L by L, ठीक है। अब डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, परसेंटेज एरर था 4%, तो फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा? 0.04। क्या कर दिया? डिवाइड बाय 100 कर दिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इधर से भी जब अपन निकालेंगे ये बनेगा 0.03। वैल्यू पुट करो, दिस विल बी 0.03 प्लस 3 इंटू 0.04, आंसर विल बी 0.15
और इसको अपन कह सकते हैं 15% एरर। इस तरीके से अपन आंसर इसका सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये थर्ड क्वेश्चन जितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया था एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को क्वांटिटी है कि z जिसकी वैल्यू है a की पावर 4, b की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय c की पावर 1 एंड d की पावर 3/2। क्वेश्चन में पूछ रहा है रिलेटिव एरर इन z निकालो, मतलब रिलेटिव एरर इन z मतलब डेल्टा z बाय z निकालो। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा z बाय z क्या होगा 4 इंटू डेल्टा a बाय a प्लस 1/3 इंटू डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c इंटू 1 की जगह पावर 1 है ना इसकी, और प्लस क्या कर देंगे डेल्टा d बाय d पावर c बाय 2। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया फिफ्थ क्वेश्चन का। इस तरीके से मैंने कौन सा क्वेश्चन भी कर लिया, फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होती है। चलिए नाउ लेट अस डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फास्ट बेटा सारे देखेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को ना देख करके फिफ्थ को बेटा वैसा का वैसा ही क्वेश्चन दिखता है, फिर भी देख लो। इसमें क्या बोल रहा है, रेडियस की वैल्यू जो है, रेडियस की वैल्यू है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस विच वी हैव मेजर्ड इन आवर एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। डेल्टा v बाय v इंटू 100 की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोली गई। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दैट मीन्स वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन रेडियस का क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करूंगा, आंसर क्या आएगा 3 टाइम्स चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस और एरर इन रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये बनेगा 3 टाइम्स एरर इन रेडियस कितना 0.1 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना 5.3। यहाँ से मैं आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो बेटा यहाँ तक 5 क्वेश्चन अगर अपन को समझ में आया तो एक बार हैंड रेज करके बताएं फास्ट एवरीवन। अगर 5 क्वेश्चन अपन को यहाँ तक समझ में आए तो हैंड रेज करके बताएं जल्दी। इस पे चले फिर अपन। फास्ट फास्ट बेटा, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, P इज इक्वल टू √a b² बाय c²। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन में पूछा है रिलेटिव एरर इन P निकाल के बताइए, परसेंटेज एरर इन P। तो उसके लिए मुझे डेल्टा P बाय P निकालना पड़ेगा। दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा a बाय a मल्टीप्लाई बाय 1/2। देखिए √ है ना, तो पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, प्लस 2 इंटू डेल्टा b बाय b प्लस 2 इंटू डेल्टा c बाय c। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा a बाय a दे रखा है कितना 0.02, डेल्टा b बाय b कितना दे रखा है 0.02 एंड डेल्टा c बाय c भी कितना दे रखा है 0.03 दे रखा है। पुट करते हैं वैल्यूज को, डेल्टा p बाय p इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a पुट करोगे 0.02 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू डेल्टा b बाय b पुट करूंगा, ये बनेगा 0.02 प्लस 2 इंटू 0.03। आंसर देखिए ये इससे कटा, ये बना 0.01। तो 0.01 प्लस 0.04 प्लस 0.06, आंसर विल बी 0.11। और वी कैन से दैट परसेंटेज एरर जो है दैट इज 11%। कितना परसेंट, 11%। भाई किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंट में डालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आई थी डेल्टा p बाय p, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। 11% मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू 6th क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आता है तो रेज ऑन करके बताया बच्चों फास्ट। फास्ट फास्ट स्टूडेंट्स, फास्ट एवरीवन।
ना 6 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। अब अपने पास बचते हैं 7, 8, 9 और 10। 4 क्वेश्चन बचते हैं बेटा, 4 क्वेश्चन अब और बचते हैं अपने पास। मैं मानता हूं कि अगर किसी को ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वो 4 क्वेश्चन बड़े ही आराम से खुद से सॉल्व कर सकता है। देयर इज नो डाउट इन इट। बड़े ही इजीली आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट आता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को स्पेसिफिकली नहीं आ रहा है, या सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आई विल अपलोड द सॉल्यूशन आफ्टर दिस क्लास ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इस पूरे जीपीटी का सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि सर अभी भी नहीं आया, एक आधा क्वेश्चन अभी भी बचता है, तो अपन क्या करेंगे, आप मुझे कॉल करो बिटवीन 6 to 7 इन द इवनिंग। ठीक है, बिटवीन 6 to 7 इन द इवनिंग आप मुझे कॉल करो और उस कॉल पे अपन उस पूरे सोल्यूशन को एक बार डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये सारी प्रिविलेजेस आपको प्रोवाइडेड हैं। नाउ विल मूव ऑन टू दी वेक्टर चैप्टर। वेक्टर चैप्टर पे चलेंगे। कल अपन जो पढ़ रहे थे वहां से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आज रिजल्टेंट तक पहुंचना है अपन को। फटाफट करेंगे यार, बेसिक बेसिक बातें, काइनेमेटिक्स पे जाना है अपन। चलिए साहब, तो वेक्टर्स के अंदर कल अपन ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे, को इनिशियल, को प्लेनर, ठीक है, को टर्मिनस, नल वेक्टर। सही बात है, ऐसे खूब सारे वेक्टर्स देखे थे। और खूब सारे वेक्टर्स के बाद टाइप्स देखने के बाद लास्ट अपन ने क्लास को खत्म किया था पोजीशन वेक्टर पे। किस पे खत्म किया था? पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ अपन लिखेंगे पोजीशन वेक्टर। अपन ने इसका डेफिनेशन भी बनाया था, दैट पोजीशन वेक्टर इज दैट टाइप ऑफ वेक्टर व्हिच शोज द पोजीशन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसी भी कोऑर्डिनेट की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर कोई वेक्टर हमें बता दे, दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। यहाँ तक बात अपन को समझ में आ जाती है। डायग्रामेटिकली अगर इसको दिखाऊं तो ये रहा मेरे पास 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम। दिस इज द 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम एंड इन दिस सिस्टम देयर इज अ पॉइंट ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मेरे पास एक्स वाई जेड सिस्टम है। ओरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ दूं और इसको लिख दूं आर ए वेक्टर, तो ये मेरे पास क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्या बन गया? इसको मैं एरो लिख के क्या लिख सकता हूं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए निकल के आ जाता है। चलिए, तो ये बात हो गई थी अपनी पोजीशन वेक्टर की। नाउ इफ अ वेक्टर shows the position of any coordinate with respect to origin, that vector is known as position vector, generally denoted by r vector। स्मॉल r बनाएंगे, इसके ऊपर एरो लगा देंगे। r वेक्टर अपन को किसके बारे में बताएगा? पोजीशन वेक्टर के बारे में बताएगा। सिंपल सीधी सी बात है। अब अपन देखेंगे जनरल फॉर्म। ये पोजीशन वेक्टर ही चल रहा है, उसी के अंदर अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे कि जनरली इस दुनिया में वेक्टर्स देखने को कैसे मिलते हैं, किस तरीके से वेक्टर का शेप फॉर्म देखने को मिलता है। चलिए ध्यान से, जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ये जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास वही 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम एक्स, वाई एंड जेड है। इसके अंदर ये पॉइंट है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये यहां से जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, इसको अपन ने बोल दिया आर ए वेक्टर। यही चीज तो पड़ी थी। जब भी अपन ये आर ए वेक्टर निकालेंगे, इसकी वैल्यू होती है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z j कैप। अब समझेंगे इसको कि भैया ऐसे ही क्यों आया। बच्चों याद क्या रखना है, यहां पर आई कैप, जे कैप, के कैप shows direction in x, y and z direction respectively। बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशंस को वापस से याद करते हैं। यूनिट्स में अपन ने क्या बोला था? मान लो ये मार्कर है 1 मीटर लेंथ जितना लंबा। ये कितना? 1 मीटर लेंथ जितना है। मुझे अगर अपने पाम को मेजर करना है तो मैं इस मार्कर को अपने पाम के साथ एडजस्टेंट रखता हूँ, बोलता हूँ कि भैया अप्रोक्सीमेटली बराबर आ रहा है, तो मेरा पाम भी कितना होगा? 1 मीटर होगा। अगर मुझे मेरे फोर आर्म को मेजर करना है तो मैंने यहाँ से यहाँ तक रखा, फिर यहाँ से यहाँ तक रखा, बोला 2 मीटर लंबा फोर आर्म।
समझ में आई बात? इस तरीके से अपन क्या करते थे, मेजरमेंट करते। अब मान लो कि ये जो सीधी डायरेक्शन है, ये सीधी डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। मैं इस एक्स एक्सिस पे बोलता हूं कि जब कोई भी आदमी 1 यूनिट एक्स एक्सिस से आगे चलेगा तो उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। किससे? आई कैप से। क्या बोलेंगे कि जब भी कोई आदमी या जब भी कोई ऑब्जेक्ट 1 यूनिट इन एक्स एक्सिस चले उसको अपन बोले क्या? आई कैप बोले। सिमिलरली जब भी कोई आदमी 1 यूनिट इन y एक्सिस चले उसको अपन बोलेंगे जे कैप। एंड सिमिलरली जब भी कोई आदमी 1 यूनिट इन z एक्सिस चले उसको अपन क्या बोलेंगे? के कैप बोलेंगे। अब समझेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए ये सीधी डायरेक्शन क्या थी? एक्स एक्सिस की। मैं इसमें एक कदम चलता हूं, मैं क्या, मेरा वेक्टर क्या बनेगा? 1 आई कैप। इसी डायरेक्शन की बात करता हूं मैं, यहाँ पर 3 स्टेप्स चलता हूं। देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। मेरा वेक्टर क्या बना? 3 आई कैप। क्या समझ में आया बच्चों? पहली बात तो समझ में आ रही है दैट आई कैप शोज द डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? एक्स एक्सिस। उसके बाद आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। नाउ दिस वाज 1 मीटर। मुझे फोरआर्म को मेजर करना है। ये 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। मेरा फोरआर्म कितना हो गया? 2 मीटर लंबा हो गया। इसी तरीके से एक्स एक्सिस में 1 यूनिट को 1 आई कैप बोला गया है। 10 यूनिट चलूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 आई कैप आ जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखने की बात क्या है? याद रखने की बात यहाँ पर ये है दैट आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स, वाई एंड जेड। मतलब एक्स वाई एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट को आई कैप से शो किया जाता है, ठीक है। एक यूनिट को किससे शो किया जाता है? आई कैप से शो किया जाता है। ना आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कोई एक्स एक्सिस में 2 कदम चले और वाई एक्सिस में 3 कदम चले, ठीक है। एक्स एक्सिस में 2 कदम, वाई एक्सिस में 3 कदम। कुछ इस तरीके से ये इसका कोऑर्डिनेट बना, ये इसका कोऑर्डिनेट बना ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,3 होंगे। क्या होंगे? 2,3। इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेक्टर को बनाने की कोशिश करूं तो वेक्टर क्या बनेगा? इन एक्स एक्सिस 2 यूनिट्स, इन वाई एक्सिस 3 यूनिट्स। तो आंसर क्या बन जाएगा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड दिस विल बी द वेक्टर। ये बन गया आर ए वेक्टर। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि आई कैप और जे कैप एक्चुअल में होता क्या है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप शोज द डायरेक्शन एक्स, वाई एंड जेड। एक्स इस तरफ, वाई सीधा, जेड ऊपर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे अपने रूम का एक कोना होता है, अपने रूम के कोने में एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। उसी तरीके से एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तीनों के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे पता चल जाए, देन आई कैप, जे कैप एंड के कैप शोज द डायरेक्शन एक्स, वाई एंड जेड। और इनकी वैल्यू कितना होता है? 1 यूनिट होता है। तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर, अगर मुझे वेक्टर को कैलकुलेट करना है तो हाउ टू कैलकुलेट द वेक्टर? मुझे क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता है, मैं एक्स की जगह पे एक्स रखूंगा, वाई की जगह पे वाई रखूंगा, जेड की जगह पे जेड रखूंगा और मेरे पास वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से मैं वेक्टर को कैलकुलेट करता हूं, फाइंड आउट करता हूं। नाउ इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस वेक्टर पोजीशन, वेक्टर के जनरल फॉर्म के अंदर कोई भी डाउट है तो एक बार हैंड रेज करके बताएं बच्चों। हाँ, इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर टॉपिक देन प्लीज रेज योर हैंड। जो है ये जेड एक्सिस के बारे में बताता है, ये तीसरी एक्सिस के बारे में बताता है। ऐसे समझेंगे, ये दोनों एक्सिस तो हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर ऐसे एक और एक्सिस निकाल दी मैंने, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गई? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई हो गई और इसके परपेंडिकुलर एक तीसरी एक्सिस, और दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। कैसी एक्सिस? जेड एक्सिस। कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई एंड जेड। वेरी गुड। चलिए
Now, if this topic is clear up to this point, then please raise your hand. Now, if this topic is clear up to this point, then please raise your hands to this part. Let us do one question and let us understand that how to apply position vectors in different questions. See, pass. Question कहता है, an object moves from origin to a coordinate -2, 1, 3 to a coordinate -2, 1, 3. Calculate its position वेक्टर। भाई इसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करके बताइए। तो इस तरीके से डायग्राम होगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये ओरिजिन से एक डिस्टेंस ऐसा -2, 1, 3। वेक्टर पूछ रहे हैं पोजीशन वेक्टर, तो ये लो पोजीशन वेक्टर। एक्स की जगह पे एक्स रख देंगे -2 वाई कैप, वाई की जगह पे वाई रख देंगे +1 जे कैप, और जेड की जगह पे जेड रख देंगे पी के कैप इज द वेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां तक अपने पास वेक्टर कैसे निकालते थे वो आंसर आ चुका। अब अपन समझते हैं कि चलो वेक्टर तो बना लिया, डायरेक्शन भी पता चल गई, एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, जेड में कितना चला, ये सब पता चल गया। मैग्नीट्यूड कितना होगा? भाई वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन तो होती है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो बता दिया। साथ ही साथ मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। अब वो कैसे बताएंगे? ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। मैग्नीट्यूड को बताने के लिए एक बार अपन 2 डायमेंशन बॉडी की बात करते हैं। मान लो इस तरीके से, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है x, y, ये मेरे पास वेक्टर है r a वेक्टर। इसका मतलब ये x में यहाँ पर तो x डिस्टेंस चला और यहाँ पर y डिस्टेंस चला। तो मुझसे पूछ के बताए कि भैया यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये लो हम पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर will be equal to √ of x square plus y square। बोले यार समझ में आता है कि नहीं आता? अगर मुझे 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात करनी होती है तो r वेक्टर पहली बात तो 2 डायमेंशन में बनता कितना है? r वेक्टर अगर मुझे 2 डायमेंशन में निकालना होता है, ये बनता है x i कैप प्लस y j कैप। पहली बात तो बनता ही है। और x i कैप प्लस y j कैप बना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगा के। भाई इसकी लेंथ x है, परपेंडिकुलर y है, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर √ कर दोगे तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? एक बार रेज हैंड करके बताएं। पास बच्चों, पास। मैं चाहता हूँ पोजीशन वेक्टर को आज खत्म कर ही दें अपन। चलिए, तो अपन ने ये देख लिया बात 2 डायमेंशन में कैसे होगा। 3 डायमेंशन में देखते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम अच्छे से समझने की कोशिश। 3 डायमेंशनल डायग्राम देखेंगे, बढ़िया सा डायग्राम, मस्त। एक्स वाई जेड डायरेक्शन। चलिए एक कोऑर्डिनेट उठाते हैं, उसके लिए पहले यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए आपको भी फील आएगा, इसको समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम। चलिए, तो ये अपन को दिखा, एक क्यूब टाइप का दिख रहा है यहाँ पर। ये मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ। ये सारी लाइंस को मैंने यहाँ पर कैसा बना दिया? डॉटेड बना दिया। ये सारी लाइंस बन गई डॉटेड। ये मतलब ये लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, अपनी सहूलियत के लिए ये चीज बनाई। अब इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट ऐसे जो डार्क किया है, इसको मैं मान लेता हूँ x, y, z। समझेंगे। ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर क्या बन जाता है? पोजीशन वेक्टर।
तो ये रहा मेरा पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर, और इस आर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो ये अपन को डायग्राम से पहली बात तो दिख रहा है, एक क्यूब बना के अपन ने दिखाया और आर ए वेक्टर भी बना दिया और उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज होंगी। देखिए x के अंदर जो डिस्टेंस है ये वैल्यू x, जो y कोऑर्डिनेट है ये रहा y कोऑर्डिनेट, इसको बनाते हैं, ये रहा मेरे पास y कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू y, और ये रहा मेरे पास z कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू यहाँ पर z। देखिए अगर मैं ये जो डॉटेड लाइन बनाया, ये वाला प्लेन जो बनाया ZX प्लेन के अंदर, ये जो डॉटेड लाइन बनाई, इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करो, दिस विल कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जो हाइट है ये कितना है, y है। समझ में आई बात, ये हाइट जो है ये है y। बेटा समझो ये है x z, ये है x, तो इसका जो बीच में ये आएगा ये हाइपोटेन्यूज आएगा, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास बेस, this is the perpendicular, this is the base, this is perpendicular, एंड ये जो वेक्टर है ये मेरे पास एरो से जो मैं वेक्टर दिखा रहा हूँ इसका अपन हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर सकते हैं। दोबारा से लगाएंगे पाइथागोरस, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। पाइथागोरस ही लगाया, दोबारा से वैल्यू निकालेंगे, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में अगर मुझे वेक्टर निकालना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर निकल के आ जाता है। नाउ अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट है 2, 3, 1, इस तरीके से 2, 3, 1 कोऑर्डिनेट है, तो वेक्टर क्या बनेगा, आर वेक्टर विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। कोई मुझसे पूछेगा मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैं लिखूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, क्या बना यहाँ पर 5 प्लस 9 अंडर रूट 14 इज द मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड आ गया। कोई मुझसे पूछेगा वेक्टर क्या है, तो ये रहा मेरे पास वेक्टर, ये रहा वेक्टर। तो वेक्टर निकालना भी सीखा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी सीखा। अगर बच्चे बात यहाँ तक चमकी दिमाग के अंदर तो एक बार रेज हैंड करके बताइए फटाफट फास्ट। अगर सबको चमक आया तो रेज हैंड करके बताइए फटाफट यार, जल्दी करो, जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, एवरीवन एवरीवन। ठीक है, 10-12 हाथ से खड़े हो रहे हैं सारे बच्चे यार, सारे बच्चे करो। चलिए, तो अपन को यहाँ तक समझ में आया, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स के बारे में भी देखा, 3 डायमेंशनल के बारे में भी देखा। तो 3D डायग्राम है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक्स में डिस्टेंस एक्स था, वाई एक्सिस में वाई ले लिया, जेड एक्सिस में जेड ले लिया, फिर बेस पहले निकाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर निकाला। थोड़े बड़े डायग्राम से अगर देखने की कोशिश करें तो ऐसा दिखेगा, थोड़ा डायग्राम बड़ा करके दिखाएंगे, छोटा छोटा डायग्राम बनेगा। बड़े डायग्राम से देखेंगे, ये लो यहाँ पर बड़ा सा डायग्राम, ये रहा बड़ा सा डायग्राम, ये बनाया ऐसे, फिर ये बनाया ऐसे, फिर ये बनाया ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये और ये, इसको कोऑर्डिनेट मान लिया, ये रहा कोऑर्डिनेट x, y, z। यहाँ से ओरिजिन से इसको जोड़ा तो ये आ गया वेक्टर, ये वेक्टर आ गया, कौन सा वेक्टर, आर ए वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x होगा, ऑब्वियसली x एक्सिस में डिस्टेंस है, y एक्सिस में जो डिस्टेंस है इसको अपन ने यहाँ पर y ले लिया, एंड z एक्सिस का जो डिस्टेंस था इसको अपन ने z ले लिया। फिर पहले तो निकाला ये वाला बेस, यहाँ से यहाँ जो ये नीचे वाला प्लेन, फिर ये वाला ट्राइंगल लिया,
तो ये वाला बेस हम निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू निकाली √x² प्लस z², और ये जो है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है y, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। तो ओ ए और बी, ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी ट्राइंगल, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ ए एंड बी, इस ट्राइंगल में अपन ने हाइपोटेन्यूज लगाया, फिर से पाइथागोरस लगाया, और फिर से फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट किया। अगर आज की क्लास में सबको फील आई, समझ में आया सारी चीज, तो एक बार हैंड रेज करके बताइए। क्लास आपको अच्छी लगी तो हैंड रेज करके बताओ, बाकी अपन देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आई विल प्रोवाइड यू विद 10 मोर क्वेश्चंस टुडे, प्लीज डू दैट एट योर होम। चलिए बच्चों, आज की क्लास में अपन ने सारी चीज देख ली। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग वेक्टर्स, रिगार्डिंग एनी प्रीवियस टॉपिक, रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक, ठीक है, काइनेमेटिक्स हो चाहे कुछ हो, आपने अगर खुद से पढ़ लिया है तो आप रेज हैंड कर, आप शाम को 6 से 7 के बीच में मुझे कॉल याद कर सकते हैं। उस टाइम में मैं आपके सारे डाउट्स एंटरटेन कर दूंगा। शीट से रिलेटेड डाउट आता है तो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही रहा हूँ बच्चों। ऑल द बेस्ट। आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। कोरोना किसी को भी नहीं होना चाहिए, इसका कोई भी इलाज नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना। दैट कोरोना तो इनएविटेबल है, सबको होगा, ऐसी चीज नहीं, ठीक है। अगर हम प्रिकॉशियस रहेंगे, अगर हम सेफ रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। वी विल स्टे सेफ, फिजूल का बाहर मत जाइए। चलिए, ऑल द बेस्ट, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।